नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी टीसीएस के द्वारा हाल फिलहाल में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर, है ना, उसके एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। ये सीरीज की जो स्टार्टिंग हुई थी आपका 1 जुलाई से हुआ था, है ना। आज ये हमारा 9वां वीडियो है। आशा करते हैं कि इससे पहले 8 वीडियो आपने जरूर देखा होगा और समझ भी लिए होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन पार्ट ऑफ द सेल? भाई, सेल के जो है मेन कितने पार्ट होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3। तो ये 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक तो आपका होता है जी, है ना, एक आपका केंद्रक होता है, एक जीव द्रव्य होता है। इस प्रकार से जो है आपके 3 पार्ट होते हैं कोशिका के मुख्य रूप से। तो इसमें एक रिक्तिका नहीं आता है, ठीक है। रिक्तिका जो है ये कोशिका का बेसिक पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर रिक्तिका हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा सेल को समझ लेते हैं, कोशिका को समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो कोशिका चैप्टर है, यहाँ से काफी सारे प्रश्न हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये डेड कोशिका की खोज किए थे, है ना, यानी मरे हुए कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ईस्वी के साथ पूछा जाता है। 1665 में कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। और 1676 लिख देगा तो फिर आपको ल्यूवेन हॉक को आंसर करके आना है, ठीक है। यहाँ पे ईस्वी का खेला है। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का खोज किया, ठीक है। जीव द्रव्य का जो है कौन खोज किया? पुरकिंजे। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति और पिगमेंट जो आपका क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, लवक जिसे कहते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। अब देखिए, कोशिका को आप बेसिक रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं, है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। फिर उसके अंदर भी आप सेल के आधार पर बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, है ना। फिर अगर कोशिका के उपस्थिति के अनुसार बांटना हो तो भी आप बांट सकते हैं, एक कोशीय और बहुकोशीय, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ रहे हैं, है ना। तो कई प्रकार से जो है आपका इसका डिवीजन है ना, बांट सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे इतना नहीं रखा है, किसी और वीडियो में रखूंगा, नहीं तो यहाँ पे काफी टाइम लगने वाली है ना। इसके अलावा सेल वॉल और पिगमेंट बता ही दिए, सिर्फ पादप कोशिका में होता है। सेल वॉल का क्या काम है पादप कोशिका के अंदर? पौधों को मजबूती प्रदान करना या फिर आकार प्रदान करना। मजबूती और आकार जो है कहाँ से आता है? पेड़ पौधे के अंदर, तो सेल वॉल से आती है, ठीक है। अमीबा, युगलिना इत्यादि जो है ये एक कोशीय जीव का उदाहरण है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये जो अमीबा है ना, ये किस प्रकार के जो है जीव है? तो आपका आंसर देना है एक कोशीय जीव, है ना, इसमें एक कोशिका होती है। इसके अलावा मनुष्य, पक्षी, ये सब जो है ये बहुकोशीय प्राणी है, ठीक है। भारत में कृषि जनगणना ... कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है? एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज डन एट इन इंटरवल ऑफ ... तो भैया ये 5 वर्षों के अंतराल पे की जाती है आपकी कृषि जनगणना भारत के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। और ये किस मंत्रालय के अधीन होता है? कौन कंडक्ट करवाता है? इसकी जो कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वो कौन सी है ना। तो भारत में जो कृषि जनगणना कराती है ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहला कृषि जनगणना कब किया गया था? स्टैटिक्स फॉर्म से क्वेश्चन और भी बनने को बन सकते हैं। तो पहला कृषि जनगणना जो है 1970-71 में कराई गई थी। जो पिछली कृषि जनगणना कराई गई आपका ये 2021-2022 में देश के 11वीं कृषि जनगणना कराई गई, ठीक है। चूंकि ये 5 वर्षों पे होता है, इसीलिए जो अब अगला आएगा वो 26-27 में आएगा, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा भारत में जनगणना कितने वर्षों के इंटरवल पे होती है? तो 10 वर्षों के इंटरवल पे। कि कब से हो रहा है ये वाला सिलसिला? तो 1881 से। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? रिपन। लेकिन जनगणना इंडिया में स्टार्टिंग कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। जो पिछला जनगणना हुआ है 2011 में, कैमा जनगणना था? 15वां, ठीक है। और आजादी के बाद कहेगा तो 7वां, ठीक है। 2021 में जो जनगणना होने को है, मतलब अभी तक डाटा रिलीज नहीं हुआ है, तो ये 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। तो ये सभी बातों को ध्यान रख के चलेंगे, है ना। जनगणना से भी एक दो क्वेश्चन हर टीसीएस के एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा भारत में जो वनों का सर्वेक्षण होता है ये 2 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है एफएसआई द्वारा, तो ये बात भी ध्यान
रखेंगे 2021 में पिछला हुआ था, 2023 में होना है, आते ही होंगे, रास्ते में होंगे, है ना। इसके अलावा 2021 में होने वाली जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी, मैंने बता ही दिया। आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। प्रसिद्ध उपन्यास द डार्क रूम के लेखक कौन है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल द डार्क रूम। तो द डार्क रूम के लेखक हैं आपका आर.के. नारायण। आर.के. नारायण जो प्रसिद्ध हुए थे, ये मालगुडी डेज को लेकर के हुए थे। आज भी आपके यूट्यूब पे इसके सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है, मालगुडी डेज, है ना। तो इनके राइटर के हैं कौन है, आर.के. नारायण, है ना। स्वामी और उनके दोस्त के लेखक कौन है, तो ये भी आर.के. नारायण, और गाइड के लेखक भी आर.के. नारायण है, ठीक है। तो ये सब भी ध्यान रखना है। आर.के. नारायण को पद्म विभूषण भी दिया गया है 2000 ईस्वी के अंतर्गत, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक विदेशी मतलब भारतीय राइटर अब जो ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, ये हो गया आपका अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा के आए दिन क्वेश्चन पूछ देता है। अरविंद अडिगा जो है ये आपका द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है ना, द व्हाइट टाइगर, है ना। द व्हाइट टाइगर को जो है इंटरनेशनल बुकर मिल गया था, तो इसके लिए जो है ये ज्यादा प्रचलित हो गए, है ना। इसके अलावा 2008 में ये बात हुई थी। इसके अलावा द रूम ऑन द रूफ, ओलिवर ट्विस्ट, ये दोनों ही पुस्तक जो है ये रस्किन बॉन्ड के हैं। रस्किन बॉन्ड भी जाने माने राइटर हैं, तो इनके भी ध्यान रखें। इनके अलावा एक प्रश्न अगला है, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। भाई बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई जो होती है, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ द डबल्स कोर्ट इन बैडमिंटन, तो ये भैया 13.4 गुने 6.1, है ना। जो बड़ा लिखा है वो पहला होता है लंबाई होता है, जो छोटा लिखा है वो हमेशा चौड़ाई होता है। किसी चीज की डायामीटर अगर आप लिखते हैं तो पहले लंबाई लिखते हैं, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। तो अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाइए कि 13 मीटर लंबाई है, 13.4, और चौड़ाई जो है 6.1 है, ठीक है। इसके अलावा बास्केटबॉल में लंबाई कितनी होती है, 26 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 15 मीटर, ठीक है। इसके अलावा जो वॉलीबॉल का खेल होता है, अच्छा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, इन सब की जो है खिलाड़ी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होता है, वॉलीबॉल में जो है आपका वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल एक छूट गया, बेसबॉल में जो है आपका 9 खिलाड़ी होता है, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है ना। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखेंगे, 5, 6, 9, है ना। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल, ठीक है, ध्यान रखें। फुटबॉल में 11 हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखें। क्रिकेट में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं, है ना। कबड्डी में 7 होते हैं, ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये भैया बास्केटबॉल की लंबाई जो है 26 गुने 15, वॉलीबॉल में 18 गुने 9, यानी 18 लंबाई 9 चौड़ाई। तो अभी आपसे CHSL में एक क्वेश्चन किया गया था कि वॉलीबॉल में जो होते हैं खेलने की जगह, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है, तो 2:1 आंसर दिया गया था। तो यही भाई 18:9 को काटा गया था, 2:1 में बदला गया था। टेबल टेनिस में जो टेबल होती है उसकी जो है ऊपरी भाग का लंबाई कितना, 274 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना, 152 सेंटीमीटर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। खेल के डायमीटर से काफी क्वेश्चन हाल फिलहाल में आए हैं, है ना। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, है ना। किसके लिए मतलब रखा गया है पार्ट 4, भाई क्या क्या जो है अरेंज करते हैं। तो इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व DPSP को समाहित किया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक कंज्यूम करते हैं, 36 से 51। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में मैंने कल भी चर्च किया था, तो आज मैंने आपको इस पे चर्च करना है कि भाई संविधान के जो भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से जो भाग हैं 22, जो 25 भागों में विभक्त हैं, तो उसके कुछ इंपोर्टेंट भाग जिसमें क्या क्या रखा गया है आपको ध्यान रखना चाहिए। संविधान के भाग 2 में जो है ये नागरिकता को रखा गया है, जो 5 से 11 तक जो है आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। नागरिकता भारत में कैसा है, तो एकल नागरिकता है। ये एकल नागरिकता की फैसिलिटी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भाग 3, 2 चूंकि 2 हो गया तो 3 अब बताना है। भाग 3 में क्या भाई, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट कितने हैं, 6 है, ठीक है। फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। आजकल संपत्ति के अधिकार कहां है, तो आर्टिकल 300 के ए में है, लाइक विधिक अधिकार, ठीक है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है ये 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी है ना। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 20 और 22 जो है ये सदा आदि के मामले में छूट है। 21 जो है निजता का अधिकार है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 का ये जो है ये शिक्षा का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार के तहत गारंटीड है। 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये 21 के ए में है। 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक हित है, और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जिसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 152 तक की जो बात है, ये इसमें जो है संघ को परिभाषित किया गया है। संघ मतलब क्या
केंद्र सरकार को, ठीक है। और यहाँ से आगे चलेगा राज्य, तो सॉरी 151 कर लीजिएगा, है ना, 52 से लेकर 151, ठीक है। अब 152 से चलेगा अगला आर्टिकल, तो 152 से 237 तक जो है राज्यों का परिभाषा यानी राज्यों को वर्णन किए गए हैं, राज्यों के फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद मतलब संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। जो कितने भागों में विभक्त हैं, तो 25 भागों में विभक्त हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य को भाग क्रिएट कर लिया गया 4 के 4 का ए, और उसमें रख दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो इस प्रकार से बढ़ गए 3 बार, तो 22 से हो गए 25, ठीक है, क्योंकि 9 का ए भी बढ़ा है, जैसे नगर पालिका की जो जरूरत पड़ी रखने की, तो है ना, तो ये समझ रहे हैं आप, है ना। इसके अलावा संविधान के वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब संविधान बना था तो 8 गो अनुसूची था, और अष्टम अनुसूची में क्या है आपका, तो भाषा है। कितने भाषा है भाई, 22 भाषा है, ठीक है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया जाता है इंडिया के अंदर, ये संविधान के 22 भाषा में तो दिया ही दिया जाता है, साथ ही साथ इंग्लिश प्लस राजस्थानी, यानी आपका जो है 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस साल के लिए हिंदी के क्षेत्र में, यानी 2022 के लिए हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने परसों इस पे डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा समुदाय नवरोज का त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? Which community celebrates the festival of नवरोज एज न्यू ईयर? तो भैया ये पारसी धर्म के लोग हैं जो नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं, किस रूप में, नव वर्ष के रूप में। और इस त्योहार का शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, गुलाम वंशीय शासक बलबन को, है ना। सल्तनत काल में इन्होंने जो है शुरू किया था, बलबन ने, नवरोज का त्योहार, जो पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है। पारसी धर्म के ग्रंथ को जो है ना, ये भी पहले रेलवे में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। पारसी के जो धर्म ग्रंथ है ना, इसे जेंद अवेस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेंद अवेस्ता, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये भी पूछा जाता है पहले, लेकिन अब बहुत दिन से ये नहीं पूछा गया। जैसे हिंदू का आप तो समझते ही हैं गीता रामायण, मुस्लिम का कुरान, आपका ईसाई का बाइबल, तो भाई सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। तो इसी प्रकार से पारसी का जेंद अवेस्ता, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। बलबन कौन था भाई, गुलाम वंश के एक शासक थे, है ना। अच्छा, बलबन जो है सिजदा और पैबोस की भी जो है इन्होंने प्रथा चलाई थी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा गुलाम वंश में 2 ही 3 बात तो याद रखना है, तका और जीतल कौन चलाया था, तो इल्तुतमिश, है ना। तुर्काने चियलगानी कौन किया था, तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बन के कौन तैयार करवाया था, तो इल्तुतमिश, है ना। और आपका जो है सिजदा और पैबोस और नवरोज त्योहार कौन करवाया था, तो बलबन। प्रथम महिला कौन हुई थी, तो रजिया। इतना ही बात तो ध्यान रखना है, बहुत कम है ना। हाँ, मुस्लिम धर्म में जो नव वर्ष होती है इसे क्या कहा जाता है, मुहर्रम। मुहर्रम की जो पहला दिन होते हैं नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं इस्लाम धर्म के अंदर, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इस्लाम धर्म के अंदर एक त्योहार होता है आपका ईदान उल मिलान उद नबी। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन एक ही में लिखा गया। अगर आपको इसको ठीक से पढ़ेंगे तो वही चीज लिखा है, मिलाद उ नबी। इस प्रकार से मिलाद उ नबी इस प्रकार से होता है ना, मिलाद उ नबी, है ना। तो ये जो है आपके पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद कौन थे भाई, तो ये जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ईसाई धर्म की नव वर्ष जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना 1 जनवरी को, हैप्पी न्यू ईयर, ये कौन सी नव वर्ष है, ईसाई धर्म वाली, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म के जो विशेषकर भारत में जो नव वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई तमिलनाडु में इसको जो है पोतांदू कहते हैं, केरल में विशु कहते हैं, है ना। ये महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं, है ना। असम में बिहू कहते हैं, है ना। इस प्रकार से पंजाब के अंदर बैसाखी कहते हैं। तो ये भाई अलग अलग नाम है, तो इनको तो मैं पहले बता चुका हूं। चलते हैं आगे, है ना। अगला प्रश्न है कि नाटी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। नाटी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। नाटी फोक डांस इज अ मेजर फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। तो भैया नाटी जो लोक नृत्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पिछले साल एसएससी जीडी में क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया, एमटीएस में इस बार 3 बार पूछा गया, सीएचएसएल में 2-3 बार पूछे गए। तो ये क्वेश्चन से काफी लगाओ एग्जामिनर को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो नाटी है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, छपेली भी हिमाचल प्रदेश का है, डंडा नाच भी हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में अगर नेशनल पार्क की बात कर लें तो पीन वैली नेशनल पार्क, है ना। पीन वैली नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, है ना, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका रोहतांग दर्रा है, जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले साल तख्ता पलट हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां का जो है मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा है महाराष्ट्र की लोक नृत्य को यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें तमाशा,
कोली, लावनी, नकटा, दही कोला, गोंधा, पाबड़ी नाच, ये सब जो है आपके महाराष्ट्र में होते हैं। इसमें दो चीज और इंक्लूड करना है, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव, है ना। ये दोनों अलग से इसलिए क्योंकि शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव ये दोनों को चलाने का श्रेय जो है ये गंगाधर तिलक को दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक आपका यहाँ पे कोली है, यहाँ कोली है, फुगरी है, फुगरी भी यहाँ होता है ना, फुगरी यहाँ के साथ साथ गोवा में भी होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ओडिशा, अच्छा लेजिम भी होता है एक महाराष्ट्र के अंदर, लेजिम, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, लेजिम, है ना। इसके अलावा वर्ली पेंटिंग भी है महाराष्ट्र का फेमस, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। रंगोली है क्या, रंगोली नहीं लिखा है यहाँ पे, रंगोली भी लिख लीजिएगा। रंगोली भी एक प्रकार का जो है चित्रकला होती है महाराष्ट्र के अंदर, महिलाएं लोग जो है फर्श पे करते हैं किसी विशेष ओकेजन के अवसर पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओडिसी में, ओडिशा में ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ना। इसके अलावा साबड़ी, कोया, कोया जो है जनजाति का भी नाम है, ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी कोया जनजाति मिल जाएगा, ओडिशा के अंदर भी मिल जाएगा। यही कोया जनजाति है जिनका जो है मेदराम जात्रा त्योहार होता है तेलंगाना के अंदर, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सेकेंड सबसे बड़ा फेस्टिवल है, मेला है इंडिया का कुंभ मेला के बाद, है ना। इसके अलावा पैका, पैका भी होता है आपका उड़ीसा में। छऊ तो होता है उड़ीसा में, छऊ जो उड़ीसा के साथ साथ झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका कर्मा है, कर्मा ये छत्तीसगढ़ में भी हो जाएंगे, उड़ीसा में भी हो जाएंगे और झारखंड में भी हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे नृत्य है जिसे आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगी कि हमने कर्मा उड़ीसा में देखा था, ऑप्शन में तो उड़ीसा था ही नहीं, तो मैं क्या छत्तीसगढ़ मारता, बिल्कुल मारता भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी होता है और झारखंड में भी होता है ना। तो आपको थोड़ा सा जो है अपनी लैंग्वेज को जो है एरिया, मतलब क्या बोलते हैं, नॉलेज को जो है इसकी एरिया जो है विस्तृत करनी पड़ेगी आपको, है ना। इसके अलावा घुमरा, ये देखिए घूमर नहीं है, ये घुमरा है, घुमरा है तो आपका उड़ीसा है, और खाली घूमर रहेगा, ये राकार में से मैं सीधे लास्ट में ल लिखूंगा ना, तो आपका ये फिर राजस्थान हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका कुचिपुड़ी है ये आपका आंध्र प्रदेश का है ना। घंटा मर्दाला भी आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कोट्टम भी आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा नाट्य लोक नृत्य बता ही दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय आय के लेखांकन में जीबीए का अर्थ क्या होता है, जीबीए, है ना, जीबीए सुने हैं ना, जीबीए, जीबीए का अर्थ क्या होता है, तो आपका एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय लेखांकन में जीबीए का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीबीए इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो भैया इसका होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीडीपी का तो आप समझते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा जीएनपी, जीएनपी का क्या होता है, ग्रॉस 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 नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। इसके अलावा सेज का क्या होता है, सेज, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, इसको जो कहते हैं क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इसको मैं पीडीएफ में ग्रुप लिखा गया है ग्रोस को, तो मैं उसको सही कर दूंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 डॉट 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 नदी का जो है सादिया धरी खंड है ना, तो भैया सादिया जो आपका है, सादिया धुबरी खंड, धुबरी, है ना, तो ये जो है आपका नेशनल वाटरवे 2 है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की तंत्र है, जो कहां से कहां तक के जोड़ती है, सादिया से धुबरी को। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सादिया इंडिया में है और धुबरी कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको, है ना। ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बांग्लादेश से सादिया के बीच 891, तो बांग्लादेश के कहाँ, धुबरी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बंदर का मतलब पोत को रोकने के लिए जो है स्टेशन है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये आपका प्रयागराज से हल्दिया 1680 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, जिसपे गाड़ी चलती है, ट्रक, NH44, जो कहां से कहां तक जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यह किस लोकप्रिय नेता के जन्मदिन पे किए जाते हैं, है ना। एवरी ईयर 23 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस, इट इज द बर्थडे ऑन व्हिच पॉपुलर लीडर, तो ये सुभाष चंद्र बोस साहब नेताजी के जो है बर्थडे के रूप में 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस सेलिब्रेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे, है ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं विवेकानंद जी के जन्मदिन पे, तो ये सब ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे निकलना है। और खेल दिवस भी ध्यान रखना है आपको, है ना। कब करते हैं, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस, और विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय डॉट 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 सन में अफगान शासक, है ना, और सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था, है ना। भाई पृथ्वीराज चौहान किस सन में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था, है ना। पृथ्वीराज चौहान, है ना, इन
आई डिफीटेड द अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी। तो ये 1991 में, 1991 में, है ना, 1991 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। तो तराइन की प्रथम लड़ाई हुआ था 1191 में, तो उसमें कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और हारे कौन थे? मोहम्मद, है ना। तो और इसी के अगले साल तराइन की सेकेंड लड़ाई होती है ना, जिसमें कौन हार जाता है और कौन जीत जाता है? तो भाई पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। तो दोनों बात जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो तराइन की थर्ड लड़ाई हुई थी, ये आपका हुआ था, है ना, 1215 में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में, है ना। इल्तुतमिश कौन थे? तो अभी अभी बात इनकी हो ही गई, गुलाम वंश के थे भाई, है ना। इसके अलावा बक्सर के युद्ध और पलासी की युद्ध मैंने यहाँ पे रखा, और तालीकोटा का युद्ध, है ना। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होती है ना। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह का सेना साथ में उधर से अंग्रेज के तरफ से मुनरो, हेक्टर मुनरो, है ना। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757, है ना। बंगाल की जो नवाब है वो, और इधर से रॉबर्ट क्लाइव की सेना अंग्रेज के तरफ से, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565, इसी युद्ध के तहत जो है विजयनगर साम्राज्य की पतन आरंभ हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण को दोहरी व्यवस्था स्थापित की, है ना, दोहरी व्यवस्था प्रदान किया, है ना। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट एस्टैब्लिश्ड अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो भैया ये पिट्स इंडिया एक्ट थे 1784। ये अगर आपसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये किस एक्ट का रिफॉर्म है, मतलब किसमें सुधार किया गया एक्ट है ना। तो ये आपको बताना है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी को सुधार हुआ, मतलब रिफाइंड रूप है कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी इसमें जो भी कमियां छूट गए उनके हिसाब से उसको दूर करके मतलब नया किया। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हो तो रिजुविनेट करने का काम किया। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह पुराने हो जाते हैं तो उसे कलर वाला डेंटिंग वेंटिंग जो कराते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें जो कमी रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसे दूर किया गया 1784 के पिट इंडिया एक्ट में, ठीक है। इस एक्ट का जो नाम है ना, पिट इंडिया एक्ट, ये ब्रिटिश के एक प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट नाम था उनका, तो इन्हीं के नाम पे जो है रखा गया था, ठीक है। आर्म्स इंडिया एक्ट जो है हथियार जो रहने वाला, मतलब हथियार नहीं रख सकते कोई बिना लाइसेंस के या बिना ऑर्डर के, है ना। तो ये आज भी अवैध है, उसी समय से चलता आ रहा है। तो ये कब आया था? 1878 में आया था। आज भी आप कुछ जो है ऐसे हथियार लेके नहीं घूम सकते हैं, है ना। हाँ, आप कहेंगे फिर सिख धर्म के लोग तो लेके घूमते हैं, तो भाई उनके धर्म में आते हैं जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता से उनको छूट मिला है, इसीलिए छोटा सा कृपन लेके घूमते हैं, ठीक है। इसके अलावा बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ बज्जी महाजनपद? तो भैया ये कहाँ पे थे? वैशाली के अंदर, है ना, वैशाली, है ना। इसके अलावा प्राचीन काल में कितने महाजनपद हुए? तो 16 महाजनपद। सभी महाजनपदों का वर्णन आपको एक ही साथ एक ही किताब में देखने को मिलेगा, उनका नाम है अंगुत्तर निकाय, कई बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी, है ना। तो मैंने कुछ यहाँ पे 16 महाजनपद में से 4-5 को रख लिया है। नीचे एक और महाजनपद का नाम रखा है मैंने, मल्ल महाजनपद, है ना। ये मल्ल महाजनपद जो था, इसके लिए मैं वापस अलग से रखा है, इसलिए क्योंकि इसी के संरक्षण में महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी, यानी जो मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी का, महात्मा बुद्ध का, ये मल्लों के संरक्षण में ही हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये मल्ल महाजनपद की राजधानी जहां पे आपका गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ वही है, यानी कुशीनगर, उस समय के कुशावती या कुशीनारा, है ना। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? व्हिच अवार्ड वाज गिवन टू मल्लिका साराभाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2010? तो भैया ये पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मल्लिका साराभाई को। अब मल्लिका साराभाई कौन है ये तो आप जानते ही हैं, विक्रम साराभाई की जो है पुत्री है, और आपका जो मृणालिनी साराभाई है उनके भी पुत्री हैं, है ना। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना, है ना। इसके अलावा मल्लिका साराभाई प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई की पुत्री है, और विक्रम साराभाई की भी पुत्री हो जाएगी। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई ने दर्पण एकेडमी का जो है स्थापना किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और उधर से एक आ जाइए तो यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली के अंदर यामिनी स्कूल ऑफ डांस करके जो है एक संस्था खोला था, तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इज वर्किंग अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो भाई जो मिनिस्ट्री है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का, ये आपका आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, कौन सा मंत्रालय
मंत्रालय है भाई, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री के द्वारा जो है ये आपका चलाया जाता है। कब चालू किया गया था? 2020 ईस्वी में। किस लिए चालू किया गया था? जो छोटे मोटे आपके रेरी पे जो कोई ठेला लगा के कोई कुछ बेचता है ना, स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए चालू किया गया था कि क्योंकि इनकी जो धंधा है ठप हो गई थी कोरोना काल में, तो उनको जो है मतलब लोन वगैरह देके, है ना, जो आपका जो है फिर से सेटअप लाने के लिए, मतलब फिर से उनके जो है जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है इस योजना के थ्रू। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी आपका लोन मुहैया कराता है, लेकिन ये जो है 50,000 से लेकर 10 लाख तक का कराता है। तो इसमें से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम लोन की सीमा क्या होती है, तो आपको बताना है कितना, 10 लाख रुपया। मुद्रा का फुल फॉर्म भी कई बार पूछे गए हैं। आपका जो ये मुद्रा योजना हो ना, उनमें मुद्रा का फुल फॉर्म ही पूछ दिया कई बार, है ना। तो भाई मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी होता है। 2 बार पढ़िए, याद कीजिए इनको, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आगे भी बने रहेंगे। जैसे नाबार्ड कभी तक बना है भाई, नाबार्ड कब जो स्थापित हुए, 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना, और अभी तक नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। उसी प्रकार से आपको मुद्रा योजना भी रहेगा चलन में, है ना। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर डॉट 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 किस शासकों के द्वारा बनवाया गया था? द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर वाज बिल्ट बाय व्हिच रूलर्स? तो राजराज प्रथम, ये कौन थे भाई? चोल शासक। कब बनवाए? 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में जो है इस मंदिर का निर्माण करा गया। तमिलनाडु में इस मंदिर को ना पेरी उद्यार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पेराम्बूर नहीं, पेराद्वार, इस प्रकार से देखिए ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा फिर पेरी उद्यार इस प्रकार से, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है इसे तमिलनाडु के अंदर, राइट। यह भगवान शिव को समर्पित है ना। बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे? अगर आपसे कोई पूछे तो बताना है कावेरी नदी के किनारे है ना। ये किस शैली में बनाया गया? तो आपको बताना है द्रविड़ शैली में बनाया है। मैंने आपको बताया दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर द्रविड़ में बना है, उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर जो है नागर शैली में बना है, और जहां पर ये दोनों शैली का निर्माण हुआ है ये है पट्टादकल का स्मारक, जो कहां पे, कर्नाटक के अंदर। और इन दोनों शैली की मिलीजुली संस्था को क्या कहते हैं भाई? बेसर शैली कहते हैं। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसी मंदिर को, यानी तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई? पेरिस के अंदर है ना। स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में कब विभाजन किया? When did वायसराय लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल? भाई बंगाल को जो है कब जो है अलग कर दिया और विभाजन कर दिया? तो भैया ये 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया फिर हार्डिंग के द्वारा। कब किया गया? 1911 में निरस्त किया गया, है ना, बंगाल विभाजन। अच्छा, उसी समय जो है दिल्ली दरबार भी लगी थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है दिल्ली दरबार वाली, है ना। इसके अलावा बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिया, है ना, और इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यही एगो ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन भी होता है। भाई स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी क्यों रहेगा? क्योंकि 1915 में तो वापस ही लौटे थे वो अफ्रीका से, तो भाई 1905 में ही आंदोलन हो गया था स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें कैसे रहेंगे बताइए, है ना। तो यही राइट आंसर होता है उस क्वेश्चन में, है ना। इसके अलावा राज हड़प नीति कौन चलाए भैया? लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले किसे हड़पा? सतारा को। किसके हरा? सतारा को, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा का अंत कौन किया था? विलियम बेंटिक। कब किया था? 1829 में। 1857 का विद्रोह के समय जो है आपका अंग्रेज गवर्नर कौन थे? वायसराय बाद में बना है, ये पहले गवर्नर ही था, तो लॉर्ड कैनिंग। और ये वायसराय बनने वाले प्रथम आदमी भी थे, कैनिंग ही, है ना। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय के पोस्ट से कन्वर्ट कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। इसके अलावा वह जीव या फिर पादप, वह जीव जो एक सेकंड, अच्छा, वह जीव जो पौधों द्वारा, है ना, संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डॉट 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 क्या कहलाते हैं? ठीक है, वह जीव जो पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक द फूड बाय द फूड आर कॉल्ड। तो ये आपका विषमपोषी है, विषमपोषी कहिए या फिर इसे आप परपोषी भी कह सकते हैं, ठीक है, विषमपोषी या परपोषी भी कह सकते हैं। देहाती लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो वह चीज जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं करता है, दूसरे पे डिपेंड है, वो परपोषी है, वो आपका विषमपोषी है ना। वो जैसे आप अगर ले लीजिए उदाहरण, तो उदाहरण आदमी भी इसमें आ जाएगा। आदमी भी स्वयं का भोजन कहाँ बनाता है? वो भी तो पेड़ पौधे पे ही आश्रित है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अधिकांश पेड़ पौधे में भी अपवाद हैं, जैसे आपका जो पिचर प्लांट के पौधे वगैरह हैं, ये भी अपवाद हैं, ये दूसरे का भोजन खा लेता है, लेकिन अधिकांशतः पेड़ पौधे जो है स्वयं भोजन बनाते हैं, इसीलिए स्वपोषी कैडर में आ जाएंगे। इसके अलावा ऐसी एग्रीमेंट, यानी ऐसी व्यवस्था, एग्रीमेंट, है ना, जिसमें दोनों का फायदा हो, दो ऐसे जीव भाग लेते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो,
हो तो इस व्यवस्था को सहोपकारिता कहा जाता है। इसे VVI करके रखेंगे। ये चारों पांचों जो यहाँ पे फैक्ट है ये बहुत ही पूछे जाते हैं आपके बायोलॉजी से, है ना भैया, है ना। तो भैया ऐसी एग्रीमेंट जिसमें दोनों का फायदा हो सहोपकारिता कहलाता है। जैसे आपने बगुला और भैंस को देखा होगा, है ना। बगुला जो है भैंस के शरीर में जो जू होती है ना, जू जू जो खून पीता है उसे बगुला खाता है ना, बगुला खाता है। तो बगुला को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और भैंस जो है इस प्रकार से जो भैंस है इसे क्या मिल जाता है, तो भैंस को भैया आराम मिलता है। भैंस को क्या मिलता है, आराम मिलता है ना, कि भाई इसको जू से जो है राहत मिलती है। तो दोनों का फायदा है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं, ठीक है। अब अच्छा, एक होता है कि भाई एक होता है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है कि एक को तो फायदा हो रहा है और एक को न फायदा न घाटा हो रहा है, न फायदा ही होता है न घाटा ही होता है। एक ऐसी व्यवस्था है जैसे आप आम के शाखा पर उगने वाला जो आर्किड का पेड़ गांव घर में आप देखे होंगे, है ना, बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं, उसमें छोटी छोटी फल्ली भी लगती है ऐसे, है ना। जैसे आंख में पहले एक दवाई देने वाला पिच्चा नहीं आता था कि आंख में दर्द हो रहा है तो ऐसे 1 रुपया में मुंह को काट दो, थोड़ा ऐसे दबाओ तो उसमें से जो है चिपचिपा सा पदार्थ निकलता था जिसे आंख में डालने से ठीक हो जाता था। 1 रुपया के 2 मिलते थे, ठीक है। वैसे ही उसमें फल लगता है जो आम के पेड़ पे या आर्किड के जो तने निकल आते हैं, ठीक है। तो ये सहभोजिता का रिलेशन है भाई। इसमें आम की तो कोई घाटा नहीं है, लेकिन इसको फायदा है कि रहने के लिए आश्रय दिया है। तो एक को फायदा, दूसरा का कोई घाटा भी नहीं, तो इसे बोलते हैं सहभोजिता, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित किशन महाराज प्रसिद्ध भारतीय ... वादक थे। तो भैया जो भी महाराज सरनेम है या तो आपका कत्थक के साथ जाना है या आपको तबला बजाने के लिए चलना है, ठीक है। पंडित किशन महाराज वाज अ फेमस इंडियन, है ना। तो ये तबला से संबंधित होंगे। अगर नृत्य से होता तो कत्थक से ले जाते, ये ट्रिक है ना। पंडित किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित है। और एक बात, जो बनारस घराने से होंगे वो तबला से संबंधित भी होंगे, ठीक है। तो ये भी जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश केस में होते हैं, मैंने आपको क्लू बता ही दिया है। जो महाराज रहेगा तो नृत्य में ले जाइए कत्थक के साथ, रेड्डी रहेगा तो आप कुचिपुड़ी के साथ, झावेरी या सिंह सरने में तो मणिपुरी के साथ, महापात्रा सरने में तो आप ले जाएंगे ओडिसी के साथ। तो ये सब कुछ क्लू है जो आपको एग्जाम में न जानते हुए भी नंबर दिलाएगा, ठीक है। इसके अलावा पंडित किशन महाराज को 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पंडित लच्छू महाराज, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, शौकत हुसैन खान, ये सभी के सभी तबला के प्रमुख वादक हैं, ठीक है। जिसमें जाकिर हुसैन साहब जो थे ये थे नहीं हैं, जाकिर हुसैन साहब अभी जिंदा हैं, है ना। और ये जो है अल्लाह रखा के पुत्र हैं, ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया है अभी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा लोहे पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन कॉल्ड। तो भाई असदीकरण या गैल्वेनेशन कहते हैं, ठीक है। लोहा पर जंग आदि से बचाव हेतु जिंक की परत या पेंट से कलर चढ़ाया जाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया में जो जिंक जो आपका जो जंग लगता है इसके लिए क्या आवश्यक होती है, तो भाई नमी आवश्यक होती है ना, नमी। और उसके अलावा हवा के जगह पे आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। नमी और हवा ये दोनों की जो है जरूरत होती है जंग लगने के लिए। और जब जंग लग जाती है ना तो लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, हल्का मतलब नगण्य मात्रा में। अब ऐसा नहीं कि आधा किलो के सरिये हैं तो आप चाहोगे कि 1 किलो का हो जाएगा, क्या जंग लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आधा किलो का है तो 501 ग्राम हो सकती है जंग लगने के बाद, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में उड़ीसा राज्य सबसे अधिक लोहे का खनन करती है। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा में ही बादाम पहाड़ी है, वहां से खनन होती है भाई, ठीक है। इसके अलावा भारत में लौह अयस्क का निर्यात यानी जो बाहर हम भेजते हैं, है ना, तो ये सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से होती है, तो मारमा गोवा बंदरगाह से, ठीक है। ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह है, इसे भी ध्यान रखेंगे। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का 4था स्थान हो गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्यों में सिक्किम का क्या स्थान है ना। तो भैया राज्यों में सिक्किम का क्या स्थान है, अंतिम स्थान है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ सिक्किम अमंग द स्टेट्स टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो भैया ये अंतिम है, क्योंकि सिक्किम की भी जो है सबसे कम जनसंख्या है भाई 2011 के अनुसार। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की है। देश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम, सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम। तो तीनों में सिक्किम ही है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा
अच्छा, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या ओवरऑल जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र होती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। यूटी में बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा दशकीय वृद्धि क्या रहा था, है ना, 17.64, फर्टिलिटी रेट 2.2, लिटरेसी रेट 74.04, 74.04, है ना। इसके अलावा मेल का कितना रहा था, 82.14, और फीमेल का कितना रहा था, 65.46। लिंगानुपात कितना रहा था, 943। जनघनत्व कितना रहा था, 382, है ना। तो ये सब जो है आपके जनगणना के कुछ डाटा हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया जाएगा। नीचे एक जो है एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप हाई बोलेंगे तो उधर से जो है आपको बता दिया जाएगा कि ये पीडीएफ कैसे मिलती है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।